के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को एक और नाम से पढ़ते हैं आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। मींस जब आपके कोवेलेंट कंपाउंड की सारी थ्योरीज आप कंप्लीट कर लेते हो कि कैसे कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड में भी आयनिक कैरेक्टर आने लगता है और वो आयनिक कैरेक्टर क्यों आता है। अब सबसे पहले कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए डायपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो होता है पार्शियल चार्ज एंड डिस्टेंस का एक प्रोडक्ट है। मीन्स जब भी कोई ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डिफरेंस होगा उसमें आपके पास में क्या होगा, एक पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड की। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है एंड फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्योंकि यहाँ पे दो पोल डेवलप हो गए और इन दो पोल के डेवलपमेंट से यहाँ पे कुछ मूवमेंट होगा और वो मूवमेंट यहाँ पे होता है बॉन्ड लेंथ। इसकी जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में मूवमेंट होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डायपोल मूवमेंट। अब यहाँ पे जो पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ और इस पार्शियल चार्ज के डेवलप होने की वजह से इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उसमें फर्क आएगा, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट की बात की जाए तो यही हमारे लिए क्या होता है, डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब डायपोल मोमेंट हम डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी देखेंगे और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी देखते हैं। अब अगर आपके पास में डायटोमिक मॉलिक्यूल आता है, डायपोल मोमेंट मतलब यहाँ पे डीएम से मैं इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर मेरे पास में डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट कैसे चेक करेंगे, और अगर मेरे पास में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें मुझे डायपोल मोमेंट कैसे चेक करना है ये हम देखेंगे पॉलीएटॉमिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल। अब देखो अगर आपके पास में डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसमें म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, मतलब जितना ज्यादा ई एन का डिफरेंस होगा डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और हम एच आई की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस आपके लिए जो डेल्टा ई एन का डिफरेंस होगा वो एच एफ में होगा। इट मीन्स एच एफ का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, देन एच सी एल का, देन एच बी आर, देन आपके पास में यहाँ पे एच आई आएगा। मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं CO एंड CN का डिफरेंस, CN में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो आपको यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। फिर यहाँ पे कार्बन के पास में कितना 2.5 होगा और नाइट्रोजन के लिए हमारे पास में कितना हो जाता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है आपकी 3.0। मीन्स इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, मतलब अब ये चीज कहाँ से पता चले कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और वो मैंने आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर में बताया कि किस तरह से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड उसके एप्लीकेशन याद रखने हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे याद है कि यहाँ पे 3.0 होगी और इसकी कार्बन की 2.5 है, तो इन दोनों में डिफरेंस जो होगा वो 0.5 का डिफरेंस होगा एंड इसमें 2.5 एंड 3.0 मतलब 1.0 का डिफरेंस होगा। इट मींस डेल्टा ई एन CO का ज्यादा है इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो ये तो हमारे लिए था डायटोमिक मॉलिक्यूल में आपको डायपोल मोमेंट देखना है। अब अगर पॉलीएटॉमिक कंपाउंड की बात की जाए तो पॉलीएटॉमिक कंपाउंड में आपको ये देखना है कि कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है। अगर कंपाउंड की ज्योमेट्री रेगुलर है, पहली बात रेगुलर ज्योमेट्री है, और दूसरा केस से हमको ये देखना है कि अगर वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल का कैसे पता चलेगा कि अगर सराउंडिंग एटम सारे के सारे सेम हैं तो वो मेरे लिए क्या होगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। और रेगुलर ज्योमेट्री कैसे पता चलेगा, जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हमारे लिए डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। लेकिन अगर हमारे पास में एक चीज ये है कि कंपाउंड मेरा जो भी है वो रेगुलर तो है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है,
मतलब अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल है तो मेरे लिए डायपोल मोमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना के देखने के बाद में मुझे वेक्टर सम देखना पड़ेगा और वेक्टर सम के बिहाफ पे मैं फिर देखूंगी कि डायपोल मोमेंट जीरो होता है या नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक PCl5 का, एक है हमारे पास में PCl3F2 एंड एक एग्जांपल होगा हमारे लिए PCl4F। ये तीन एग्जांपल है। अब ये तीनों ही हमारे लिए क्या है, पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स है। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि कंपाउंड रेगुलर, इसका जो शेप होगा वो रेगुलर होगा। अब VSEPR के थ्रू हमें ये पता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में कोई लोन पेयर नहीं है और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर के इक्वल है तो 100% वो कंपाउंड क्या होगा, रेगुलर होगा। दूसरी चीज मुझे क्या देखनी है कि क्या कंपाउंड सिमेट्रिकल है। हाँ, अगर सिमेट्रिकल है, अब सिमेट्रिकल के लिए कितना क्या देखना है, जितने भी सराउंडिंग एटम है वो सारे के सारे सेम है, तो मेरे लिए सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। तो इस वाले कंपाउंड को मुझे स्ट्रक्चर पे जाना ही नहीं है और मेरे लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना भी चाहूँ तो मेरे पास में वेक्टर सम भी इसका क्या निकल के आएगा, PCl, यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, Cl और Cl, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रेगुलर तो है लेकिन अनसिमेट्रिकल है। ये भी इसका शेप रेगुलर तो होगा लेकिन अनसिमेट्रिकल होगा, क्योंकि इन तीनों के लिए ही मेरे पास में 5+0, 5+0 एंड 5+0 का कॉम्बिनेशन आएगा। अभी 5+0 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है। ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन पेयर से 0 यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे मेरे पास में कॉम्बिनेशन तीनों का सेम है, इसलिए ये रेगुलर है। ज्योमेट्री शो करते हैं लोन पेयर नहीं है। तो दूसरा कि क्या ये सिमेट्रिकल है, सराउंडिंग एटम यहाँ पे तीन क्लोरीन है एंड 2 फ्लोरीन है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। फिर PCl4F है जो भी मेरे लिए क्या होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर मेरे पास में ये अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल में डायपोल मोमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। तो PCl3F2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP होता है। अब इसका स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखें, और अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बेंट रूल पढ़ाया था और बेंट रूल में मैंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू बेंट रूल जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ जाता है, एक्सेल पोजीशन पे जाता है। तो यहाँ पे एक्सेल पोजीशन पे 2 फ्लोरीन अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। फिर यहाँ पे जो क्लोरीन होंगे वो ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में जो डायपोल मोमेंट आएगा, देखिए फास्फोरस एंड फ्लोरीन के बीच में जो En का डिफरेंस है वो क्या होगा, कुछ निकल के आएगा। और यहाँ पे भी फ्लोरीन और फास्फोरस के बीच में जो En का डिफरेंस है वो कुछ निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो आपका जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। और जो आपका आपका क्या कहते हैं उसको, पार्शियल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, उसमें डेल्टा एन का डिफरेंस की वजह से सेम पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, मींस इक्वल अपोजिट होंगे। और ये इक्वल अपोजिट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ PCl4F की, तो यहाँ पे मेरे पास में एक फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, बाकी के चारों क्लोरीन जो बचे हैं बाकी की रिमेनिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फास्फोरस एंड फ्लोरीन के बीच में En का डिफरेंस ज्यादा है, फास्फोरस एंड क्लोरीन के बीच में En का डिफरेंस कम है। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रही है वो एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है वो इक्वल नहीं हो रहा है। मतलब इधर जो पार्शियल चार्ज डेवलप होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, इसलिए यहाँ पे इक्वल तो है, सॉरी अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है।
मतलब अगर इक्वल अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे को 100% कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपोजिट के साथ साथ में इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो इसका नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप रेगुलर ज्योमेट्री लेकिन अनसिमेट्रिकल का केस देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर से, और स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे आप डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और कुछ एग्जांपल के साथ में हम देखते हैं कि किस तरह से आपको इनके डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं डायपोल मोमेंट NH3 एंड NF3 का। NH3 एंड NF3 में अगर हम डायपोल मोमेंट की कंपैरिजन करें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, इन दोनों में फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन की मतलब फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यहाँ पे क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आपको साथ में क्या देखना है, स्ट्रक्चर के साथ में वेक्टर सम भी देखना होगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो नाइट्रोजन आपके पास में सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है जो कि हमें VACPI से पता चलता है, और इसका शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस तरह से पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। दूसरा मेरे पास NF3, तो NF3 का भी 3+1 का कॉम्बिनेशन है और इसमें भी 3+1 का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का ही शेप क्या होगा, एक जैसा ही होगा, पिरामिडल। और यहाँ पे 3 फ्लोरीन इस तरह से पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। अब एक चीज और कि अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में आपको डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक ले जानी है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमेशा ये ध्यान रखो कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर डायरेक्शन जानी है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, तो वो होगा हमारा नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। और अगर लोन पेयर है तो उसके लिए डायरेक्शन देखना है कि सेंट्रल एटम से लोन पेयर की ओर डायरेक्शन जा रही है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो डायरेक्शन जाएगी वो ये रहेगी, इधर भी डायरेक्शन आपकी जो होगी वो इस तरह से रहेगी, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो भी इस तरह से होगी, और इधर जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। मतलब सबके सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेक्टर सम यहाँ पे बहुत ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा वेक्टर सम होगा डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा आता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, और डायरेक्शन क्या होती है, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन आपके पास में ये रहेगी, और इसकी डायरेक्शन आपके पास में इधर आएगी, और इसकी डायरेक्शन आपकी अपर साइड होगी। मीन्स यहाँ पे जो वेक्टर सम आएगा वो बहुत कम आता है, इसलिए NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NF3। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। अगर हम इनके डायपोल मोमेंट की कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि CH3F मतलब कार्बन एंड फ्लोरीन की AN में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका आएगा, CH3F का आएगा, फिर CH3Cl का आएगा, देन CH3Br एंड CH3I का आएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए गलत हो जाता है, और इसका रीजन ये है कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आता है। फिर अगर हम CH3Cl की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे, मतलब ज्योमेट्री रेगुलर रहेगी लेकिन ये आपका सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर से ही देखना पड़ेगा। फिर आपका तीसरा वाला कौन है, ब्रोमीन, देन हमारे पास में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एंड लास्ट वन इज आयोडीन, और यहाँ पे आपके पास में 3 हाइड्रोजन है। अब हमें पता है कि म्यू जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल चार्ज एंड जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट है। अब हुआ क्या कि कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में En का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मीन्स ये फ्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बहुत ज्यादा खींच के रखेगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो
बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और जो नेट डायपोल मोमेंट निकल के आएगा वो क्या है आपका नेट डायपोल मोमेंट, पार्शियल चार्ज एज वेल एज डिस्टेंस, इन दोनों का ही प्रोडक्ट है। तो अगर मेरे पास में इनमें से कोई एक चीज बहुत कम हो जाती है तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन एंड कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कम हो गई। फिर दूसरा मेरे पास में यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन के बीच की EN एज कंपेयर टू CF कम है, लेकिन क्लोरीन इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे नहीं खींचेगा और इसकी साइज भी बड़ी है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है तो नेट डायपोल मोमेंट इसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए ओवरऑल डायपोल मोमेंट का ऑर्डर यहाँ पे CH3Cl, देन CH3F, then CH3Br and CH3I, ये आपका सही आंसर निकल के आता है। इस तरह से जब भी आप डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डायटोमिक के केस में आपको कोई कंफ्यूज नहीं होता है, डायरेक्ट डेल्टा ई का डिफरेंस देखना है। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक है तो आपको फिर दोनों चीजें ध्यान में रखनी होगी कि रेगुलर है और सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट 0, लेकिन अगर रेगुलर ज्योमेट्री है लेकिन वो अनसिमेट्रिकल है तो फिर आपको स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के थ्रू आपको देखना पड़ेगा कि वेक्टर सम क्या आता है, वेक्टर सम के बिहाफ पे हमें फिर कुछ एक्सेप्शन के साथ में डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना होगा। अब हम मेनली उन एक्सेप्शनल केसेस पे काम करेंगे जो कि बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे सिस एंड ट्रांस। जनरली हमें ये रिटवाया जाता है कि ट्रांस जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं या ट्रांस कंपाउंड्स होंगे उनके डायपोल मोमेंट ऑलवेज 0 होते हैं या कम होते हैं एज कम्पेयर टू सिस। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिस, तो उन्हीं पे हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले नॉर्मल वाला केस है आपके पास में, सपोज कि आपके पास में हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बात की गई है कि CH3 लगाया, सपोज यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे है, ये H और ये H, ये हमारे लिए है सिस कंपाउंड। इसी का अगर हम ट्रांस कंपाउंड देखें तो इसका ट्रांस कंपाउंड ये होगा आपका CH3 CH3 H एंड H, ये आपका ट्रांस रहेगा। इस केसेस में हम कहेंगे कि सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, नो डाउट, मींस इट नॉट इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 0। ये आपका नॉर्मल केसेस है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट 100% 0 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लगा है और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो वेक्टर सम होगा वो इक्वल अपोजिट एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। लेकिन अगर यही केस में यहाँ पे ऐसा लेती हूँ कि आपके पास में मिथाइल की जगह मैंने इथाइल ले लिया, तो यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ पे हमने C2H5 ले लिया एंड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको मैंने सिस फॉर्म दिया है। अब दूसरा केस अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे C2H5 लिखा है और यहाँ पे मेरा इसका ट्रांसफॉर्म बनाना है, तो CH3 C2H5 H एंड H। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो क्या यहाँ पे ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 होगा, तो इसके लिए हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है और यहाँ पे C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, इसलिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सिस में भी हमारे पास में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और इस केस में भी सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा ट्रांस से। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इस वाले केस में ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, जैसा कि आप रटते हो कि ट्रांस का डायपोल मोमेंट ऑलवेज क्या होगा, 0 होता है। तो एक ये नॉर्मल केस था हाइड्रोकार्बन का, जहां पर आपने अगर अलग अलग हाइड्रोकार्बन के बीच में कंपैरिजन किया तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट सिस से कम होगा नो डाउट, लेकिन 0 नहीं होगा। दूसरा केस अगर हम यहाँ पे लेते हैं C डबल बॉन्ड C, एक H एंड CH3 CH3 Cl एंड Cl, ये सिस
दूसरा इसका अगर मैं ट्रांस बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास में CH3, इसके अपोजिट CH3 रहेगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl रहेगा। ये इसका सिस फॉर्म है और ये इसका ट्रांस फॉर्म है। अब अगर हम यहाँ पे डायपोल मोमेंट देखें तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि सिस का ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू ट्रांस। लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्शंस देखते हैं तो इनके लिए डायरेक्शन में क्या होगा, और आपको पता है कि डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। और जब वेक्टर सम हम इसका निकालते हैं तो ट्रांस का वेक्टर सम ज्यादा आता है एज कंपेयर टू सिस। तो इसलिए यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केसेस होता है जो कि आपको बहुत ज्यादा याद रखना होगा। एक ऐसा केस जो कि ट्रांस में डायपोल मोमेंट को ज्यादा लेके बैठा हुआ है एज कंपेयर टू सिस। और दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड के। जैसे आपके पास में बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड कोई कंपाउंड आते हैं, उनमें आपको डायपोल मोमेंट कैसे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं हैलोजन के केस में। सपोज कि यहाँ पे कोई एक क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। इसका दूसरा केस आपका मेटा केस होगा एंड थर्ड वन इज पेरा। तो जब आपके पास में ये हैलोजन सेम होते हैं, मतलब क्लोरीन क्लोरीन है, तो उसमें आपको याद रखना है OMP। कैसे, ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का और पेरा का डायपोल मोमेंट यहाँ पे 0 होता है। तो बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड केस का एक तो ये। अब दूसरा हमें ये कंफ्यूजन आता है कि क्या इसका डायपोल मोमेंट भी 0 होगा। एक ये केस है आपके पास में। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम इससे और इसको कंपैरिजन करते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट 0 है तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जरा देखें कि यहाँ पे जो आपके पास में कार्बन था ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये एक दूसरे के प्लेन में है। और प्लेन में होने की वजह से ये इक्वल अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाते हैं, दैट्स व्हाई म्यू इज 0। बट अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे भी कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। और जब ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो हमें नहीं पता है कि ये एक दूसरे के प्लेन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि sp3 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये एक दूसरे के इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए म्यू विल नॉट 0 इन दिस केस। और भी दूसरे एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि डायपोल मोमेंट 0 होता है लेकिन नहीं होता है, उसे हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड के और कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम x और y को लेके देखते हैं। x एंड y लगा हुआ है ऑर्थो, फिर x y एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है एंड हियर x एंड y आपके पेरा पोजीशन पे। ये आपका ऑर्थो, ये मेटा और ये पेरा। अब अगर आपके पास में यहाँ पे x और y पता चल जाए कि किस नेचर के हैं, अब x एंड y यहाँ पे या तो ERG ग्रुप हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकते हैं, या EWG ग्रुप हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि इनमें से कोई एक। सपोज कि x ERG है और y यहाँ पे EWG है। ये आपके 3-4 केस बनते हैं कि ये केस हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये x एंड y सेम नेचर के हैं, सेम नेचर से मेरा मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर है, तो आपके लिए डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्थो मेटा पेरा आता है। अगर ये सेम नेचर के हैं, सेम नेचर से क्या मतलब है, या तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले या फिर इलेक्ट्रॉन देने वाले हो सकते हैं। अब अगर ये एक सेम नेचर के नहीं है, मीन्स कोई एक ERG नेचर का है और कोई एक EWG नेचर का है, तो आपको इसके लिए डायपोल मोमेंट का ऑर्डर याद रखना है PMO। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, ऑर्थो मेटा पेरा OMP। किस केस में, जब सेम x एंड y आपके सेम नेचर के होंगे, और जब ये सेम नेचर के नहीं होंगे तब आपको याद रखना है PMO। अब और कुछ एक्सेप्शनल केसेस लाइक मैंने जैसे बताया सेम नेचर में, तो सेम नेचर में सपोज कि आपके पास में OH OH आ गया, फिर एक आपके पास में SH एंड SH आ गया, फिर
हमारे पास में एक यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH आया, और इसमें आपको पूछा गया है कि क्या इनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जैसे कि यहाँ पे आपके पास में सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर में आपको ऑर्थो मेटा पेरा, मतलब पेरा का डायपोल मोमेंट क्या कंसिडर करना है, जीरो कंसिडर करना है। अगर उस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये डबल डायपोल मोमेंट का केस है। किसका केस है ये, डबल डायपोल मोमेंट। अब डबल डायपोल मोमेंट कैसे, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में O और H और यहाँ पे O एंड H, माना कि ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा वही इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, तो ये यहाँ से तो इक्वल अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में भी यहाँ पे कुछ डायपोल मोमेंट निकल के आएगा और इनके बीच में भी कुछ डायपोल मोमेंट निकल के आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो केस आएगा वो क्या आएगा, डबल डायपोल मोमेंट का केस आएगा, और इसीलिए यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। सेम केस यहाँ पे रहेगा कि सल्फर एंड हाइड्रोजन के बीच में भी En का डिफरेंस है, और उस En के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई डायपोल मोमेंट निकल के आता है, तो यहाँ पे भी आपका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। फिर अगर यहाँ पे हम देखें तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला कार्बन भी आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड एंड ये वाला भी आपका क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में En का डिफरेंस नहीं है, और En का डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे डबल डायपोल मोमेंट का केस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपका जीरो आता है। तो ये आपके एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर आपको ऑर्थो मेटा पेरा जो याद रखना है, क्योंकि पेरा का डायपोल मोमेंट सेम केसेस में, जब आपके सेम केसेस इन द सेंस जब ग्रुप सेम होते हैं तो जीरो होता है, लेकिन ये दो केसेस है जहां पर डायपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पर En का डिफरेंस अगर उनके ग्रुप में कोई लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे SH था और अगर कोई OH है, जैसे OH के अलावा कुछ और ग्रुप है, तो जहां पे एक और डायपोल मोमेंट अगर क्रिएट हो रहा होता है तो वहां पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट पेरा कंडीशन में जीरो नहीं होगा। अब एक और हम अगर कंपैरिजन की बात करें तो फ्लोरोक्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोक्लोरोबेंजीन में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये आपका फ्लोरोबेंजीन और ये आपका क्लोरोबेंजीन। अब हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में En का डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में En का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो पार्शियल चार्ज जो आपका होता है यहाँ पे ज्यादा डेवलप होगा। लेकिन वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू क्या है, पार्शियल चार्ज इनटू डिस्टेंस, एंड यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में En का डिफरेंस कम होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरोबेंजीन। जैसे कि अपन ने एक और एग्जांपल लिया था CH3F एंड CH3Cl का, वहां पे भी अपन ने यही एक्सेप्शनल केस डिस्कस किया था कि CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH3F। तो जहां पर एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जहां पर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वहीं से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और हम गलती जो करते हैं वो ट्रेंड वाइज चलते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन जहां पर एक्सेप्शनल केसेस ज्यादा है वहां पे आपको याद रखना है। ये कुछ डायपोल मोमेंट के केसेस थे जिनको आप याद रख सकते हैं।